स्टार्ट हुआ ना? मैसेज मिला आप लोगों को? यस सर। ओके सर, ओके सर, चलो। तो सर इकोनॉमिक्स क्लास है आज, है ना? हम लोग इकोनॉमिक्स में बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है और इसमें हम लोग डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने रिसेंट ट्रेंड में डिमांड सप्लाई कंप्लीट किया एक बार, मैं फिर से डिमांड सप्लाई स्टार्ट करूंगा वापस बाद में, लेकिन फिलहाल मैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लेवल में बात कर रहा हूँ। सर प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था, स्पेशली मैं प्रोडक्शन में, कॉस्ट में अभी भी बात करना स्टार्ट नहीं किया, मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट उसके बारे में मैंने अभी भी डिस्कशंस नहीं किया सर, करने वाला हूँ बहुत जल्दी। लेकिन मैं आज आपको प्रोडक्शन में एक स्पेशल पॉइंट है सर, जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर पॉइंट है, लास्ट दिन मैंने थोड़ा बताया था आपको, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट कॉन्सेप्ट। तो आज मैं थोड़ा डिटेल्स डिस्कशंस करूंगा ये जो प्रोडक्शन लेवल में आइसो क्वांट लाइन एंड आइसो कॉस्ट लाइन होता है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में बात करूँ। तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ पढ़ने के ऊपर बात नहीं बनता है, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनता है, पढ़ाई का प्रैक्टिकल यूज होना ज़रूरी है, ठीक है? ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक हैज देयर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, आपको हर चीज़ जाननी चाहिए। तो आज मैं जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बात करूंगा विथ योर ग्राफिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच इन इकोनॉमिक्स, दैट इज आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। एंड ये आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट किस तरह से एक चार्टर्ड स्टूडेंट्स को, एक कॉस्ट स्टूडेंट्स को, बेसिकली एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को या फिर एक कॉमर्स प्रोफेशनल्स को, ठीक है, वो कैसे बिजनेस में ये यूज कर सकता है, ठीक है, मतलब हाउ वन कैन यूज इकोनॉमिक्स नॉलेज इन बिजनेस, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैंने ऐसे ही रैंडमली मुझे याद आया तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा आप लोगों को पता होता है, मतलब प्रीफिक्स्ड सोचता नहीं हूँ, ऐसे ही जो मन में आता है बोल देता हूँ, मतलब ऑब्वियसली कनेक्टेड में बोलता हूँ, रेलिवेंसी में बोलता हूँ, है ना? तो जैसे आज का डिस्कशंस लग रहा है सर बुलेट ट्रेन पे करने से अच्छा रहेगा। सर क्या बात कर रहे हो, बुलेट ट्रेन? अच्छा, आप लोगों को पता है इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने वाला है, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है, ट्रेन बन रहा है, ट्रैक बन रहा है, बस स्टार्ट होने वाला है। खबर है सर? बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं आप लोग? प्लीज टेल मी। जापान में चलता है, चाइना में चलता है, हाँ, यूरोप में चलता है। नाम सुना है लोग बुलेट ट्रेन का? हाई स्पीड ट्रेन होता है, आवरली 300 से 350 किलोमीटर पर आवर ट्रेन दौड़ता है सर, मतलब ऑलमोस्ट प्लेन की स्पीड में आप जर्नी कर सकते हो। आप लोगों को पता है, खबर है बुलेट ट्रेन का? अगर बुलेट ट्रेन में आप कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हो, तो यहाँ से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस है सर ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर के आसपास। तो 350 किलोमीटर की स्पीड में अगर हावड़ा से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली ट्रेन चलता है तो कितने देर में दिल्ली पहुंचोगे सर? बोलो ना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, इकोनॉमिक्स के कनेक्शन में मैं ऐसे ही कहानी नहीं सुनाता आप लोगों को, एंड यू ऑल नो दिस थिंग्स। कहानी के पीछे कारण होता है। हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर हावड़ा से दिल्ली बुलेट ट्रेन में जाना है, जो बुलेट ट्रेन का स्पीड अभी भी बोला जा रहा है सर, अगर 350 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहने वाला है, तो जस्ट टेल मी कि हावड़ा से दिल्ली जाने में एक ट्रेन को कितना समय लग सकता है? एनीवन सर, प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करो, बताओ सर। हावड़ा से दिल्ली का डिस्टेंस मेरे हिसाब से 1700 किलोमीटर के आसपास, हावड़ा टू। सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? कनेक्टेड हैं आप लोग? हेलो, आर यू ऑल कनेक्टेड विथ मी? किसी का आवाज नहीं आ रहा है सर? ओके सर। सर कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस बता रहे हैं 1550, मैं बोला ना आपको, वही 1600 1700 के आसपास, ठीक है।
तो मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहता कि अगर आप हावड़ा से दिल्ली बुलेट ट्रेन में जाते हो और बुलेट ट्रेन का जो स्पीड बताया जा रहा है वो आवरली 350 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ने वाला है सर। 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर पर आवर में दौड़ने वाला है बुलेट ट्रेन। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से दिल्ली पहुंचने में हार्डली 5 to 6 आवर्स टाइम लगेगा और आप सेम डे में दिल्ली जाके वापस आ सकते हो थ्रू ट्रेन। थ्रू ट्रेन ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, 200 माइल पर आवर में ट्रेन दौड़ेगा सर। इंडिया में करेंटली दो कॉन्सेप्ट में ट्रेन बनेगा। एक आपका मुंबई गुजरात लाइन में बनने वाला है, ठीक है, मुंबई गुजरात लाइन में बनने वाला है। और दूसरा एक बनने वाला है, मतलब फर्स्ट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर, और मोस्ट प्रोबेबली 2027 से 2027 से ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा सर। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है। और ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मतलब एक्चुअली बुलेट ट्रेन का रेल कॉरिडोर का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो जापान में चलता है वही हमारे इंडिया में भी चालू हो जाएगा, अहमदाबाद टू मुंबई। ट्रेन भी देख पा रहे हो उस ट्रेन में सर। ये सब तो ठीक है, अब ट्रेन का कहानी अचानक से स्टार्ट कर दिए, क्या मतलब है? सॉरी सर, मतलब नहीं बताया और आपको बुलेट ट्रेन की कहानी सुना रहा हूँ सर। जनरल नॉलेज भी बूस्ट हो रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है सर? रीजन था, रीजन ये है कि सर ये बुलेट ट्रेन चलेगा 350 किलोमीटर में चलेगा। क्या आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, टिकट का फेयर कितना होगा? मतलब ट्रेन का टिकट का फेयर कितना होगा, भाड़ा कितना होगा? मैं कॉस्ट पे बात कर रहा हूँ। पहले तो ये प्रोडक्शन अभी हो रहा है, करेंटली क्या चल रहा है, बुलेट ट्रेन का प्रोडक्शन चल रहा है। ऐसे तो बुलेट ट्रेन अभी जापान से सारा चीज आएगा और इंडिया में असेंबल होगा, ठीक है। इंडिया में उसको असेंबल करके ये जापानीज कंपनी ये ट्रेन को बनाने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज जापान का टेक्नोलॉजी और जापान के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो जापान हमें हेल्प कर रहा है सर बुलेट ट्रेन को इंडिया में चलाने में। ट्रेन का जो भी टेक्नोलॉजी है ये सब जापान के पास है, जापान हमें ये सब देगा। हम लोग क्या करेंगे, जापान से ये सब बॉगी वगैरह लाएंगे, है ना, और फिर उसको इंडिया में असेंबल करेंगे और फिर इंडिया में मतलब प्रोडक्शन करके फिर उसको ट्रेन को चलाएंगे। जो बहुत काम हो चुका है, काफ़ी सारा काम हो चुका है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। एक तो बुलेट ट्रेन का नॉलेज आपको लेना चाहिए, एंड देयर इज अनदर ट्रेन। भारत में एक सेमी सेमी हाई स्पीड ट्रेन स्टार्ट हुआ है सर, इसके बारे में आप लोगों ने सुना सर? सेमी हाई स्पीड, ये भारत ने बनाया, एकदम फुल्ली भारत का टेक्नोलॉजी, ठीक है। जापान जैसा इतना हाईफाई तो नहीं है, बट ये एकदम इनबिल्ड इंडियन टेक्नोलॉजी है। ट्रेन का नाम है सर वंदे भारत एक्सप्रेस। आप लोग नाम सुना वंदे भारत एक्सप्रेस का? हाँ, ये सेमी बुलेट ट्रेन है सर, नाम सुना है कि नहीं? वंदे भारत एक्सप्रेस चढ़ा है क्या किसी ने भी? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस में किसी ने एक्सपीरियंस कर पाया? अभी ये बनारस दिल्ली रोड में चलता है, मतलब दिल्ली टू बनारस रोड में चलता है और साउथ में चलता है सर, ठीक है। दो रूट में, 4-5 रूट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी ट्रायल रन चल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया का एकदम अपना है सर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये भी सर सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ईएमयू ट्रेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। और ये मेट्रो जैसा है, और इसका मैक्सिमम स्पीड आपको अच्छा लगेगा जानकारी लेके, 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब अगर मैं मेरा होम टाउन खड़गपुर है, खड़गपुर से थोड़ा सा और दूर झाड़ग्राम, तो अगर मैं देखूँ तो झाड़ग्राम, हावड़ा से झाड़ग्राम पहुंचने में मेरे को हार्डली 1 आवर टाइम लगेगा। जो करंट टाइम लग जाता है एक्सप्रेस ट्रेन में, सुपर फास्ट में 3 से 4 घंटा, ठीक है। ओवरऑल मेरा टाइम लग जाता है 5 घंटा। लेकिन अगर ये ट्रेन चालू होता है हावड़ा रोड से, तो फिर मेरे को घर पहुंचने में, मतलब मेरे नेटिव पहुंचने में हार्डली 1 आवर टाइम लगेगा। अगर आप लोग जो लोग मानो कि बिहार से या फिर आसाम से या नॉर्थ बंगाल से कोलकाता आता है, तो उनके लिए ऐसा ट्रेन चलेगा तो 180 किलोमीटर पर स्पीड में, आवर स्पीड में। नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल हार्डली 4 to 5 आवर्स, जहाँ पर आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स के आसपास टाइम लग जाता है, दार्जिलिंग मेल वगैरह। मतलब आधा हो जाएगा, 50% में डाउन हो जाएगा सर। ये रिसेंट डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन ये हो चुका है, ये तो बन चुका है। लेकिन सर 180 बोला है, 180 हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रैक जो है ना सर हमारे देश का,
ट्रैक में ना उतना पावर नहीं है करेंटली। इसका हाई स्पीड जो मुंबई अहमदाबाद रूट में इसका ट्रैक का स्पीड माना जा रहा है सर 130 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड में अभी चल पा रहा है सर। सर ये सब बात क्यों कर रहे हो सर, आप बात को समझे। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है सर। हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स में पहले आपको जानना पड़ता है डिमांड सप्लाई। जिन लोगों का डिमांड सप्लाई हो चुका है बहुत अच्छा है, अब जिनका नहीं हुआ वो बाद में डिमांड सप्लाई पड़ेगा सर। नाउ माय डिस्कशन इज अबाउट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। मतलब जिस चीज का मार्केट में डिमांड है उसका प्रोडक्शन होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा तो उसका सप्लाई होगा। मार्केट डिमांड जिस प्रोडक्ट का या जिस सर्विस का होता है उसका डिमांड होता है तो उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो सप्लाई होता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जब प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्टिंग आता है। कॉस्टिंग मतलब खर्चा सर, खर्चा, क्योंकि कॉस्ट पे डिपेंड करता है प्रॉफिट। अब देखो कोई भी बिजनेस ना लॉस मेकिंग हालत में नहीं चल सकता। यू कांट रन योर बिजनेस विथ अ लॉस मेकिंग सिचुएशंस। यू हैव टू मेक सम प्रॉफिट एट लीस्ट टू सर्वाइव योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन, है ना सर। अगर आपको लॉन्ग रन में बिजनेस को सर्वाइव करवाना है देन यू हैव टू मेक सम प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो बिजनेस कैसे चलाओगे। और प्रॉफिट करने के लिए कॉस्ट को क्या करना है, कॉस्ट को क्या करना है सर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कॉस्ट कैसे करोगे, प्रोडक्शन में दिमाग लगा के, प्रोडक्शन में दिमाग लगा के, प्रोडक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ के आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। तो इकोनॉमिक्स इसीलिए प्रोडक्शन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करता है सर। So if you understand production in economics, then only you can minimize your cost, and then only you can make profit, and then only you can run your business in a profitable way. आधा से ज्यादा लोग तो यही बात समझ नहीं पाता, उनको लगता है पैसा होने से बिजनेस बना देंगे, बिजनेस बना के प्रॉफिट कर देंगे, हवा में चुटकी में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और मैं आपको बुलेट ट्रेन का कहानी क्यों बता रहा हूँ, एक तो सर जनरल नॉलेज भी है, अपडेट हो जाओ। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत का करेंट फास्टेस्ट ट्रेन है जो भारत का टेक्नोलॉजी है। इससे पहले भारत का फास्टेस्ट था शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस आवरली 120 किलोमीटर स्पीड में चलता था, बट शताब्दी से भी हाईफाई बन चुका है वंदे भारत। ऑलरेडी 5 ट्रेन आ चुका है और उससे भी हाईफाई जो आने वाला है दैट इज बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर ये क्यों आपने ये सब बताया। मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सब ट्रेन का सर्विस अगर लेना है, इसका मजा लेना है तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो इसका कॉस्ट उठाना पड़ेगा। तो टिकट का फेयर कितना है सर, सर बुलेट ट्रेन का बता देते हैं जो एस्टिमेशन है, बुलेट ट्रेन का जो एस्टिमेशन से आपको बता देते हैं सर। बुलेट का, हाँ बुलेट मतलब आप समझ सकते हो हाई स्पीड। अभी तक का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2019 का लास्ट रिपोर्ट आया था, द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट proposed fares that would be 1.5 times that of first class AC ticket of Mumbai Ahmedabad Duronto Express। मतलब राजधानी का जो प्राइस है उससे 3 या 4 गुना ज्यादा, सॉरी 1.5 गुना ज्यादा, आई एम सॉरी 1.5 टाइम्स फर्स्ट क्लास एसी टिकट्स ऑफ मुंबई अहमदाबाद दुरंतो। तो दुरंतो से राजधानी थोड़ा और हाई होता है, मतलब राजधानी के ऑलमोस्ट इक्वल इक्विवेलेंट टू राजधानी का फर्स्ट क्लास या दुरंतो एक्सप्रेस का 1 गुना ज्यादा। In September 2019, NHSRCL stated that the end-to-end fare, मतलब अगर मानो मुंबई से चालू होता है और अहमदाबाद तक जाता है, ठीक है, मुंबई से चालू होता है अहमदाबाद तक जाता है, एकदम लास्ट एंड टू एंड का फेयर अभी तक जो एस्टिमेशन से 3000 टका फेयर बन सकता है। मुंबई टू अहमदाबाद का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो आप, मुंबई टू अहमदाबाद, ये रहा अहमदाबाद और हमें जाना है मुंबई। मुंबई 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 देख लो कितना डिस्टेंस का कितना फेयर बता रहा है। मुंबई का डिस्टेंस बता रहा है सर 527 किलोमीटर थ्रू NH 658, हाँ ठीक ही बताया मैंने, ठीक है। 550 से लेके 650 के आसपास में है, डिपेंड करता है कितना घूम के जा रहे हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 527 का है, ठीक है। 527 किलोमीटर का या 600 किलोमीटर का रास्ता है,
ठीक है, जिसका बुलेट ट्रेन बनेगा। और अभी मुंबई से अहमदाबाद ऑलमोस्ट 12 घंटा लग जाता है, ये 3 से 4 घंटा में आ जाएगा। मतलब मुंबई से अहमदाबाद जाके आप सेम डे पे वापस आ सकते हो। ठीक है, और इसका टिकट का फेयर बताया जा रहा है सर 3000। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर चल रहा है, सर ये टिकट का फेयर कितना होने वाला है, कौन डिसाइड करता है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, कौन सबमिट करता है सर? अरे ऑब्वियसली सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, वैल्यूअर, यही लोग तो करता है, और कौन करेगा? और जो कंपनी करता है उनका कंपनी सेक्रेटरी भी उसका पूरा हिसाब किताब देख के उसका रिपोर्ट बनाते हैं। तो सीए में प्रोफेशनल्स का ही तो काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना। तो समझो प्रैक्टिकल। और जो आप लोग जैसे जो लोग सीए में कर रहे हो, वो लोग कॉस्टिंग में स्पेशलिटी बनाता है। अकाउंट चार्टर्ड अकाउंट भी कॉस्टिंग कॉस्टिंग में अच्छा नॉलेज रखता है। कंपनी सेक्रेटरी को कॉस्टिंग का नॉलेज उतना एनहांस में नहीं मिलता, बट एटलीस्ट अकाउंट्स का नॉलेज और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एनहांसमेंट उनको मिलता है। सो कुल मिला के यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पर्पस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल। सो रिपोर्ट बनाने में, रिपोर्ट को रेडी करने में और उसका इकोनॉमिक वैल्यू को समझने में आपको खुद को समझना चाहिए, तभी ना आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर पाओगे सर। ये सब जानकारी बहुत हेल्प होगा और रियल लाइफ कॉन्सेप्ट भी है। 3000 टका के आसपास टिकट कॉस्ट आने वाला है इसका। ट्रेन विल हैव बिजनेस एंड स्टैंडर्ड सेक्शंस, जैसे प्लेन में होता है इकोनॉमी एंड बिजनेस सेक्शंस। 2x2 2x3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होने वाला है। अब ये सब आप बाद में खुद से पढ़ो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम टिकट फेयर 250 टका, 250 रुपीज मिनिमम टिकट फेयर। मोस्ट प्रॉब्ली 10-20 किलोमीटर के गैप में जो रेल स्टेशन होता है, या मैक्सिमम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आई डोंट नो कितना किलोमीटर का 250 होने वाला है, आई रियली डोंट नो। अभी भी जब तक नहीं आता है समझ में नहीं आएगा, बट ये एस्टिमेटेड है। अब प्रोडक्शन को देख के ये एस्टिमेशन किया जा रहा है। पहले तो ट्रेल ट्रैक बनाना पड़ता है, फिर बुलेट ट्रेन जो आ रहा है उसका है। ठीक है, तो सब कुछ देख के टिकट कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। फर्दर डेवलपमेंट, एक बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल होगा तो बाकी बुलेट ट्रेन बनेगा सर। सरकार के पास कोई खजाना नहीं है, ठीक है, कि जहां मर्जी लगा दो। जैसे नेक्स्ट बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनने वाला है सर, कोलकाता टू दिल्ली टू बनारस, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू कोलकाता, ये एक दूसरा रूट बनने वाला है। समझ रहे हैं सर? तो अगर ये रूट सक्सेसफुल बनता है, अगर इसका प्रोडक्शन लेवल और इसका कॉस्टिंग लेवल प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट के पास और इच्छा आ जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर करंट प्रोजेक्ट इधर क्यों चला गया, मुंबई टू गुजरात लाइन में क्यों हो रहा है? सर इसके पीछे जो रीजन काम करता है, इसके पीछे जो रीजन काम करता है, दैट इज बेसिकली कि मतलब रिच क्लास ऑफ पीपल जहाँ ज्यादा है ना, अभी उसी जगह को अट्रैक्ट करेगा, रिच क्लास पीपल। अब रिच क्लास पीपल का क्या मतलब? मतलब ये है सर कि रिच क्लास मतलब यहाँ पर ना थोड़ा हाई इनकम ग्रुप लोग ज्यादा है, जो बुलेट ट्रेन का टिकट कॉस्ट बेयर करने का ताकत रखता है। मतलब इकोनॉमिकली जो हायर सेक्शंस है, ऐसा लोगों का संख्या इधर ज्यादा है। बिजनेस हब है सर भारत का, इकोनॉमिकली काफी अपवर्ड सेक्शंस हैं। सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस एरिया में बुलेट ट्रेन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिटेबल रूट तो मुंबई टू बैंगलोर वाला एरिया भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर बैंगलोर टू तमिलनाडु, ये भी हाई इकोनॉमिक सेक्शंस का एरिया है। ठीक है, ये वाला सेक्शंस को लेके थोड़ा डाउट है सर। थोड़ा डाउट क्यों? बिकॉज अभी भी उस लेवल का रिचनेस नहीं दिखा जो होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, ऐसे दिल्ली कोलकाता में मिल जाएगा, अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा रूट है एंड दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि सर इतना सारा प्रैक्टिकल नॉलेज क्या काम आने वाला है? आप इतना सारा डिटेल्स बता रहे हो कि क्या ट्रेन का फेयर होने वाला है, 3000 टका मिनिमम फेयर होना चाहिए, जो एस्टिमेटेड है, कॉस्टिंग है। तो ये कॉस्टिंग किसके थ्रू से बताया जा रहा है? प्रोडक्शन के थ्रू से बताया जा रहा है। अब जो आपको स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूँ सर, दैट इज आइसो कॉस्ट लाइन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान से सुनना बात को। मैं आपको लास्ट दिन मैं आपको एक ग्राफ सिखाया था, एक ग्राफ ड्रॉ करके भी मैं आपको बताया था कि जब प्रोडक्शन होता है बिजनेस पे, जब बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, तो उसमें आइसो क्वांट लाइन किस तरह से बिजनेस को हेल्प करता है। ठीक है, तो आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट का एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ये वाला ग्राफ मैंने समझाया था आप लोगों को कि स्टार्टिंग में आपको हाई लेवल ये मिलता है, रिटर्न मिलता है, फिर धीरे धीरे बीच में आपका थोड़ा रिटर्न कंसंट्रेट होके थोड़ा सब मतलब
क्या बोलते हैं सर, साइडवेज हो जाता है, मतलब थोड़ा एवरेज रिटर्न हो जाता है, और फिर लास्ट में आपका इनपुट तो बढ़ता है बट इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं आता। स्टार्टिंग में लो इनपुट में हाई आउटपुट, बीच में जितना इनपुट देते हो उतना ही आउटपुट, और लास्ट में क्या होता है बिजनेस में, हाई मतलब हाई लेवल ऑफ इनपुट बट लो लेवल ऑफ आउटपुट। ये प्रॉब्लम था, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आइसोक्वांट के थ्रू से हम लोगों ने देखा था। बट आज का जो प्रोजेक्ट है ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे सर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या, जैसे मैं आपको बोला, मैं आपको बुलेट ट्रेन की कहानी सुनाया, मैंने आपको सेमी बुलेट ट्रेन का कहानी सुनाया, और ये जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। मैंने क्यों सुनाया कहानी, अब गवर्नमेंट ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना चाहता है। क्यों गवर्नमेंट क्यों, कोई भी बिजनेस यही चाहेगा कि हमारा बिजनेस ऐसा हो ताकि हम प्रॉफिटेबल हो पाए और हमारा कॉस्टिंग कम हो जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल। कहना आसान है, करना मुश्किल। दिमाग का बहुत ज़रूरत पड़ता है। चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसका दिमाग में ये सब बात घुसता है, ठीक है। इंजीनियर्स, सबके दिमाग में ये सब चीज़ समझना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा आ जाए यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आइसो क्वांट लाइन के बारे में बात करेंगे सर, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट, ठीक है। और ये आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट को मैं आपको सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूंगा, और फिर हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जिसमें आप प्रोडक्शन करोगे आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट के थ्रू से, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स, ध्यान से सुनना। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कमती। लीस्ट का मतलब होता है कम कम, ठीक है। लोएस्ट, लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है, इसको लीस्ट ही बोलना सर, ठीक है, सबसे कम। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, LEAST, लिस्ट, नॉट LIST, हाँ। अब ये मत बोल देना सर लोएस्ट लिख देता, सर ये वाला लैंग्वेज यूज होता है, और आप हायर लेवल में स्टडी कर रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जिसका इंग्लिश वीक है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है दे अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। यू हैव टू इंप्रूव योर वोकेबुलरी, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। आपको अपना वोकेबुलरी बूस्ट करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। स्पेशली जो लोग नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से ज़्यादा हो, मतलब बचपन से बंगाली मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़े हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ सर, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, गवर्नमेंट वंदे भारत में सोच रहा है कि भाई मैं कितना सस्ता में ट्रेन बना पाऊँ और अच्छा बना पाऊँ। बुलेट ट्रेन के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि मैं कितना सस्ता में बुलेट ट्रेन इंडिया में बना पाऊँ और मैं बुलेट ट्रेन को प्रॉफिटेबल भी बना पाऊँ। ऐसा नहीं कि पैसा डालो और कुछ भी बना दो, नॉट लाइक दैट सर। सस्ते में अच्छा चाहिए, सस्ते में अच्छा चाहिए, कैसे होगा, यही तो चैलेंज है। हर फैमिली, इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है सर, इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स वहाँ काम करता है जहाँ स्कार्सिटी होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको एक्चुअली क्या सॉल्व करना पड़ता है, आपको स्कार्सिटी सिचुएशंस में, स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स का मतलब होता है अभाव। अभाव मतलब, अभाव का सिंपल इंग्लिश क्या हो सकता है, इट्स लाइक you have less resources, less everything, less of everything, like you have less money। मतलब आपकी मानो फैमिली इनकम कम है, मानो कि आपके पॉकेट में आपके दोस्तों के जैसा पैसा नहीं होता, आप रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गरीब हो तो आप जिंदगी भर गरीब रहोगे। हाँ, बिल गेट्स का एक लाइन याद रखिएगा सर, मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। तो कोई मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है तो उसका भी इच्छा होता है कि भाई जिंदगी भर क्या एवरेज बन के ही निकल जाएगा, कभी इसका कमती कभी उसका कमती। मिडिल क्लास का एक अलग प्रॉब्लम है, वो कभी चाहता है कि हम रिच के जैसा बन जाए, और रिच बनने का कोशिश करता है तो डर जाता है। क्यों, क्योंकि रिच बनना है थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ता है ना। तो रिस्क उठाने से दिक्कत क्या है कि अगर गरीब हो जाए तो, क्योंकि रिस्क लेने में डर लगता है, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मिडिल क्लास का ये प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास मेंटेलिटी इज वेरी एवरेज मेंटेलिटी, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। So whenever they take risk, they feel very insecure, and their insecurity is basically on कि अगर मैं फिर से गरीब हो जाऊं तो, इस चक्कर में वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं जिंदगी भर। ये होता है मिडिल क्लास। गरीब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जो बॉर्न पोर होते हैं सर। देखो, कौन पोर फैमिली में जन्मेगा, कौन मिडिल क्लास में जन्मेगा और कौन रिच फैमिली में जन्मेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। अब ये ऊपर वाला किसी के लिए भगवान हो सकता है, किसी के लिए गॉड हो सकता है, किसी के लिए अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए
गुरु हो सकता है कोई भी, जो भी लैंग्वेज में उनको पुकारे, है ना। नाउ पॉइंट इज दैट किसी का जन्म तो किसी के हाथ में नहीं, तो दैट इज वाई बिल गेट्स का ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल गेट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है सर, उनका एक बहुत अच्छा लाइन है, इफ यू बॉर्न पोर, इफ यू इफ यू बॉर्न पोर दिस इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर दैट इज योर मिस्टेक, क्योंकि आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। करना चाहिए ना, हाँ थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा हो सकता है। कितना लोग ऐसा जानते हो रिच क्लास में जन्म लेते हैं और बाद में गरीब हो जाते हैं। मैं तब ऐसा बहुत लोगों को देखा, मेरे रिलेटिव्स में देखा। रिच फैमिली दिन वे दिन पैसा को देख देख के बिना काम करे करे खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप रिच में जन्मोगे तो जिंदगी भर रिच रहोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पोर में जन्मोगे तो आप जिंदगी भर पोर रहोगे। आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका इंटरेस्ट आपको पोर से रिच बना देगा। बट दैट इज द पॉइंट सर, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का मेन पर्पस क्या है? ये सब्जेक्ट्स गरीब को अमीर बनाने में हेल्प करता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, गरीब को अमीर बनाने में हेल्प करता है। स्कार्सिटी में कैसे मैनेज करना है ये सिखाता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है लेस ऑफ एवरीथिंग, लेस मनी, लेस फूड, हाँ सर, लेस मनी, लेस फूड, लेस वेल्थ, लेस लैंड, हर चीज का लेस। रहने का घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं प्रॉपरली, खाने को प्रॉपर खाना नहीं, हर लेस चीज में जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका एडुकेशन इकोनॉमिक्स देता है। इकोनॉमिक्स कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है सर, ये कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। जो समझ गया वो उसका जिंदगी बदल गया, और जो नहीं समझना चाहा वो कभी ना समझे। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे कि नहीं। मैं बोलते बोलते मेरा ऐसा लगता है कि हर किसी को समझना चाहिए। जिस दिन हर कोई बंदा भारत का हर एक बंदा जिस दिन इकोनॉमिक्स समझ जाएगा, सर क्या हर किसी को डिमांड सप्लाई पढ़ाने वाले हैं आप? नहीं सर, डिमांड सप्लाई पढ़ाना जरूरी, सबको जरूरी नहीं है, लेकिन इस एडुकेशन का स्प्रेड होना जरूरी है, इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी को समझा सकते हो इजी लैंग्वेज में। डिमांड सप्लाई ग्राफ कार नहीं समझाना जरूरी तो नहीं है, बट एटलीस्ट आप इसका एप्लीकेशन एरिया तो समझा सकते हो। हर कोई ग्रेजुएट नहीं बनेगा, हर कोई चार्टर्ड नहीं पढ़ेगा, हर कोई सीएमए नहीं बनेगा, हर कोई सीएस नहीं बनेगा, हर कोई स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स नहीं बनेगा, हर कोई एमबीए नहीं बनेगा। तो क्या हर कोई एमबी इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशंस नहीं समझेगा? क्योंकि रिच तो सबको बनना है, इसी के लिए तो लड़ाई है। हमारे आपके आसपास के सोसाइटी को थोड़ा नजर देखो, थोड़ा एक बार अपना नजर घुमा के देखो। सारा दिन एवरी डे एवरी मोमेंट एक ही चीज में बात होता है, घर का पैसा को लेके। उसके घर में वो बना है, उसके घर में गाड़ी है, उसके घर में कार के रखने का जगह है, उसका 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, उसके घर में मार्बल इटालियन है, उसके घर में बेसिन्स है, उसके घर में क्या नहीं है, हमारे घर में कब होगा? सारा दिन इकोनॉमिक लेवल पे कंपटीशन, कंपटीशन करके इकोनॉमी चेंज नहीं होता। लोग दूसरे को देख के थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड दैट रियल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू इकोनॉमिक्स नॉलेज। सारा सब्जेक्ट का नॉलेज हेल्प करेगा। अकाउंट्स इज देयर, कॉस्टिंग इज देयर, फाइनेंस इज देयर, टैक्सेशन इज देयर, सब कुछ है। बट ये सारा सब्जेक्ट को अगर एक जगह में रखा जाए ना, तो इसको एक साथ में अर्थनीति कहते हैं सर। अर्थनीति मतलब इकोनॉमिक्स। आचार्य चाणक्य, आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं, डोंट नो, पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में। कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, या आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार थे, मतलब एडवाइजर थे। भारत का सबसे फेमस किंग मेकर माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी लोग कहते हैं इतिहास में। अलेक्जेंडर को भारत से घुसने में रोका था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बनाया था, पूरा भारत को जोड़ा था अपने दम पे। उसके बाद सम्राट अशोका, जिसको याद किया जाता है भारत के संविधान में हमारे देश का जो अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, इसीलिए अशोका को याद किया जाता है। द ग्रेट किंग ऑफ मगधा, बिहार का है सर मगधा। पूरा मगध मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा रीजन, उत्तर प्रदेश, वो एक साथ मगध कहा जाता था। आज का नेपाल, टुडेज नेपाल ऑल्सो। तो मगध का किंग था अशोका, और उसी अशोका ने बाद में पूरा भारत को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया था, ताकि फॉरेन एनिमी इतना इजीली हमें अटैक ना कर पाए।
और उनके ज़माने में आचार्य चाणक्य ने जो इकोनॉमिक्स को बनाया था उसके अंदर सारा सब्जेक्ट पढ़ा जाता था। उसमें अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, अर्थशास्त्र मिलता है अमेजन में, आप चेक कर सकते हो। ऐसे ओरिजिनल बहुत सारा चीज़ तो मिसिंग है, बट फॉरेन ट्रैवलर्स जो हमारे देश में आया ना सर, अलग अलग चाइनीज ट्रैवलर, अरबियन ट्रैवलर, यूरोपियन ट्रैवलर, इनके पास कुछ किताब मिला। एक्चुअली हमारे पास जो था वो खिलजी ने जला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अफगान का थे सर, वो भारत में इतना ऐसा गंदा अटैक किया था, नालंदा को जला के रख दिया था। तो ऐसा अटैक कर के कारण एक्चुअली वो भारत का जो नॉलेज को खत्म करके भारत में रूल करना चाहता था। फिर ब्रिटिश ने भी बहुत सारा चीज़ को डिसरप्ट किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, एक तक्षशिला में जो आज के पाकिस्तान में है और एक नालंदा में जो आज के बिहार में है, बट वो नालंदा नहीं और वो तक्षशिला भी नहीं। आज का तक्षशिला तो पाकिस्तान के पास हो गया सर। भारत वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता था। मिसिंग है टुडे, कोई बात नहीं, बट जो मिल रहा है, सच को कितना दिन छुपा सकते हैं हम लोग, सच तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो चाणक्य अपने अर्थनीति में सारा इन्फॉर्मेशन गिवन करता था, उसमें सारा चीज के बारे में बात करता था कि कैसे एक गरीब अमीर बन सकता है, कैसे एक गरीब देश रिच कंट्री बन सकता है। ठीक है, हर किसी के बारे में बता के रखा है चाणक्य। ठीक है, आप अर्थशास्त्र बोल के सर्च करेंगे ना, ये देखिए कोई कंपाइलेशन मिलता है, मतलब डिफरेंट ऑथर ने इसको लिखा है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए काफ़ी है सर। आप अमेजन वगैरह में ढूंढ सकते हो, अगर पढ़ने का इच्छा है तो रीड कर सकते हो। बंगाली में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, इट्स अवेलेबल सर। सो आप परचेज कर सकते हो। और इस अर्थशास्त्र के अंदर आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इवन पॉलिटिक्स भी बहुत है इसके। पॉलिटिकल साइंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग आज के डेट में लॉ में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बनता है, वो सारा चीज। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? देश का इकोनॉमी को डेवलप करना, फैमिली की इकोनॉमी को डेवलप करना, स्टेट का इकोनॉमी को डेवलप करना, यही तो ऑब्जेक्टिव है। एक कंपनी का इकोनॉमी को डेवलप करना, ऑब्जेक्टिव तो वही है सर। बात को समझे, मैं इतना सारा बात क्यों आपको बताना का कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है। आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपना इकोनॉमी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आज अगर आपका फैमिली अच्छे पोजीशंस पे है, आप उसको और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। अगर आप गरीब सिचुएशंस में है, आप उसको, आपका गरीबी को हटाना चाहते हैं। जो भी, हर एक इंसान नहीं चाहता है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक फैमिली, हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक सोसाइटी या तो चाहता है, या तो सोचता है, या तो करता है। अब सिर्फ सोचने से तो कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है, और करने के लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता दुनिया में, चुटकी में, हवा में नहीं हो जाता, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश में स्पिरिचुअलिस्टिक वे में भी कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो। ठीक है, सो डू योर ड्यूटी, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड सर। नाउ चलो अगेन, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट का पर्पस को समझते हैं। क्यों इतना सारा बात कर दिया बीच में? इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन समझाने के लिए बोल देता हूँ सर, रोक नहीं पाता अपने आप को, कोई बात नहीं सर। और जानकारी भी दे देता हूँ कि भाई कहाँ से क्या मिलता है। मैं खुद पढ़ता हूँ, जहाँ जो मुझे खबर मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जो मुझे खबर मिलता है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो। बस देखो सर, मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के काम कर सकता हूँ। आपको जिंदगी में सक्सेसफुल मैं नहीं बना सकता, क्या कोई भी नहीं बना सकता। कोई भी दुनिया में किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकता अंटिल वो इंसान खुद अपने आप को सक्सेसफुल ना बनाए। इच्छा आपका है, हाँ, गाइडेंस आपको अलग अलग मिलता जाएगा सर। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आइसो क्वांट लाइन कैसे हेल्प करेगा, ध्यान से सुनना सर। एक कंट्री को डेवलप करने का, एक स्टेट को डेवलप करने का, एक फैमिली को डेवलप करने का, एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगा। सर क्या बात करते हैं ये सर, ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो लोग डिमांड पढ़ चुके हो उनको इंडिफरेंस कर्व का नॉलेज है। जो लोग डिमांड का क्लास कर चुके हो, जो नहीं किए वो बाद में करेगा। याद है सर इंडिफरेंस कर्व? हेलो, बहुत देर बाद मैंने सवाल किया, जवाब दीजिएगा सर। आईसी कर्व, नाइनी, सैनॉन, राजन्ना, मणिपुर से आईसी कर्व याद है सर? यस बोलो सर, हाँ ना? है सर। थैंक यू सर।
ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कार्व जिस तरह से काम करता है ना, आइसो क्वांट भी ना ऑलमोस्ट सेमी पैरामीटर में होता है। इंडिफरेंस कार्व में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर, आईसी का बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर पे था कि कंज्यूमर कोई भी दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाई करने के लिए सोचता है या कोई भी तीन सोचता है, ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट का डिमांड वो कैसे फुलफिल कर सकता है एज पर देयर सेटिस्फैक्शन, एज पर देयर सेटिस्फैक्शन, आईसी का भी बताता था। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार याद दिलाऊं आईसी का आपका कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एनालिसिस के अंदर पढ़ा जाता है सर। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ठीक है, जो नहीं पढ़े बाद में पढ़ेगा। ये देखो सर, ये इंडिफरेंस कर्व है, हिग्स एंड एलन अप्रोच इसके बारे में बात करता है। ठीक है, हिग्स एंड एलन ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल जब कोई प्रोडक्ट का डिमांड करता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, ध्यान से सुनना बात को, अभी ये दुर्गा पूजा का टाइम है, फैशन टाइम है सर, है ना, इट्स अ फैशन टाइम, इट्स अ फेस्टिव टाइम एंड इट्स अ happiness time, no doubt sir, especially in eastern parts of India and especially in West Bengal। ठीक है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, और जैसे दुर्गा पूजा के बाद दिवाली अभी चलेगा, पूरा भारत अभी फेस्टिव मोड में रहेगा, पूरा भारत। ये भारत का एक अलग ही, आज का नहीं सर, मोर देन 10,000 ईयर्स से ये सब, और भी ज्यादा होगा पता नहीं सर, लाखों ईयर्स भी हो सकता है। इस इतिहास का कोई इसका ठिकाना नहीं है, ये सब कल्चर कब से आया है। ठीक है, सीरियसली इतना पुराना है। ठीक है, ये सब सनातनी कल्चर है सर भारत का, तो इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। मतलब दुर्गा माँ कब का है ना, किसी की इतिहासकार के पास इसका डिटेल्स नहीं है, लेकिन लोग जुग जुग से दुर्गा माँ को याद करते हैं। अभी नवरात्रा चल रहा है सर, ठीक है, 9 दिन अलग अलग रूप में देवी माँ आते हैं, इनकारनेशन है, और हर एक रूप का मतलब भी है, हर एक रूप का मतलब भी है। ऐसे नहीं कि दुर्गा का पूजा होता है ढाक पिटता है, ऐसा नहीं से, इसका रीजन है, अभी नवरात्रा में इंसान अपने आप को थोड़ा सा शुद्धि करते हैं, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, फास्टिंग रखते हैं, फिर शक्ति, एनर्जी, एक्चुअली माँ दुर्गा एनर्जी का प्रतीक है सर, तो एनर्जेटिक होने का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक कैसे करोगे, ये नवरात्रा उसका सर। जैसे अगर आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मोदी जी मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नवरात्रा का व्रत रखते हैं और 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पी के रहता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट दैट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पी के फास्टिंग करते हैं और देश भी संभालते हैं। इट्स रियली इंस्पिरेशन सर। तभी इतना बड़ा इंसान बन सकता है कोई, किसी को इंसान को अगर बड़ा बनना है ना, जैसे कोई भी, मतलब ये एक स्पेशलिटी है, साथ में स्पिरिचुअलिटी, मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग। एक्चुअली आज ही मुझे इसका खबर मिला तो बताया। तो बेसिकली ये दुर्गा का माता को लेके जो फेस्टिव मौका चल रहा है, इसमें शॉपिंग में जाते हैं हम लोग। अब जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने के लिए मानो सबका अपना अपना बजट होता है ना, ऐसे ये फेस्टिव सबके, ठीक है, तो फेस्टिव करने के लिए आप मानो कि आपके घर से आपको 2,000 ही मिला है, ठीक है, किसी को 2,000 मिला, तो किसी को 5,000 मिला, तो किसी को 10,000 मिला। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या बता रहा था कि भाई आपके पास एक गिवन अमाउंट रहेगा, अब गिवन अमाउंट में आपको चॉइस करना है। अच्छा एक चीज बताओ, 2,000 मैं माना कि एक पुअर फैमिली वाले लोग 2,000 में सोच रहे हैं कि भाई 2,000 में इस बार का फेस्टिव में कपड़ा भी खरीदना है और दोस्तों के साथ खाना पीना भी करना है, 2,000 में ही अपना बजट फुलफिल करना है। मिडिल क्लास सोच रहा है कि भाई 5,000 में करना है। हेलो, और जो थोड़ा रीच में आता है वो सोच रहा है कि ठीक है, मैं दुर्गा पूजा का 3 दिन में 10,000 का खर्चा करने वाला। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या हर कोई इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि नहीं करता? जिसका जो जैसे फैमिली से बिलोंग करता है वो अपने हिसाब से ही खुशी मना लेता है। तो 2,000 में वो कैसे इंडिफरेंस कार्ड को कैसे यूज करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लेता है। ठीक है, मानो कि जीन्स लेना है, टी शर्ट लेना है, एक 500 का जीन्स चूज किया, एक 300 का दो टी शर्ट लिया। ठीक है, एक जीन्स दो टी शर्ट, फेस्टिव उसका भी है। जिसके पास 5,000 का है उसने मानो दो जीन्स लिया, ठीक है, उसने दो जीन्स लिया और दो टी शर्ट लिया। जिसके पास 10,000 है वो तीन जीन्स लिया और तीन टी शर्ट लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट जो तीन टी शर्ट पड़ेगा फेस्टिव वो भी मनाएगा, जो दो टी शर्ट लिया दो जीन्स लिया वो भी फेस्टिव मनाएगा, जो एक टी शर्ट और एक जीन्स और दो टी शर्ट लिया फेस्टिव में मजा वो भी करेगा। ये सर नो करेगा कि नहीं करेगा सर?
हेलो, फेस्टिव का मजा सबको ही लेगा ना, आना कुछ तो बोलो। हेलो, अरे हाँ या ना, है सर। है ना सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट वो जब एक कंज्यूमर 2000 में ही अपना सारा हिसाब करेगा और उसके ऊपर बेस करके उसको थोड़ा पैसा बचाना भी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड खाना है ना, किसी को रेस्टोरेंट में जाना है, उसका पैसा बचाना है। सो आईसी अप्रोच ये बता रहा था कि भाई आप कौन सा गुड्स कितना लेने से आपका बजट फुलफिल होगा। ये डिमांड जब आप लोग फिर से करोगे या फिर जिनको अभी नहीं हुआ है वो बाद में जब इसका बैकअप करेगा, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से आईसी अप्रोच के थ्रू से एक कंज्यूमर का बिहेवियर बनता है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पे, जब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का बात हो रहा है सर, तो इसमें सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है। आप अपने अपने पास कुछ पैसा है, जैसे भारत सरकार के पास पैसा है, भारत सरकार ट्रेन बना रहा है जिसको मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का या बुलेट ट्रेन का बता रहा हूँ। अब भारत सरकार सोच रहा है कि अगर मैं, ध्यान से सुनना सर, मेरे पास जितना पैसा है जिससे मैं ट्रेन बना सकता हूँ, ऐसे भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है एनुअली, इसका भी इंफॉर्मेशन है सर हमारे पास। ठीक है, आप जो बोलोगे वो इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है सर, मैं शायद ये वाला चीज़ पहले भी दिखाया, ये रिसेंट बजट है। आप जितना पुराना बजट बोलोगे वो भी निकल के आ जाएगा। जस्ट लुक एट सर, भारत सरकार के पास पैसा किसी कहीं जगह से आता है टैक्स वगैरह से, और भारत सरकार का पैसा कहीं पर खर्चा भी होता है। ठीक है, तो रूपी गोज टू, तो रूपी गोज टू में भारत सरकार कहाँ खर्चा करता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15%। तो ये बुलेट ट्रेन किसका स्कीम है सर, सेंट्रल का स्कीम है, बुलेट ट्रेन बनेगा। सेमी बुलेट भी सेंट्रल का ही स्कीम है। ठीक है, बुलेट ट्रेन के लिए जापान गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया, सेमी बुलेट तो भारत में ही बन रहा है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट भारत का जितना इनकम होता है एक साल में, भारत उसी के हिसाब से अपना बजट बनाता है जैसे एक फैमिली सोचता है। देश चलाना फैमिली चलाने में ज़्यादा फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक बड़ा पैरामीटर में सोचना पड़ता है और एक स्मॉल पैरामीटर में सोचना पड़ता है। बस पैरामीटर छोटा है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम डिट्टो है, डिट्टो। क्या बात करते हो सर, देश चलाना घर चलाना सेम है। अरे हाँ, हम लोग घर को भी बॉर्डर से बांध देते हैं, घर में पांची लगा देते हैं, बेड़ा लगा देते हैं ताकि कोई हमारे घर का सिक्योरिटी ना तोड़े। देश को भी ऐसे सिक्योरिटी देना पड़ता है। हाँ, घर पे भी हम लोग ताला लगा के रखते हैं या फिर घर पे लोगों को देखना पड़ता है, सब डिसिप्लिन में चले, सबको एजुकेशन मिले। देश भी यही सोचता है, देश चलाना घर चलाने में कोई फर्क नहीं है, सब हेल्दी रहे वेल्दी रहे। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट अपना जितना अर्निंग होता है उसका एक 15% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करता है। अगर ज़्यादा हिसाब जानना हो बजट का, ये डिटेल्स आप ले सकते हो मेरे से, और आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्चा और कितना क्या करता है। ठीक है, ये सब मैं नॉर्मली टैक्स क्लास में डिस्कस करता हूँ, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस में। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर वो तो ठीक है, बट इसके साथ आइसो कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। अरे सुनो ना सर, मैं मानता हूँ कि मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन कनेक्टेड करता हूँ सर। हाँ, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल देता हूँ शायद, ठीक है, बट रेलिवेंट बोलता हूँ, ज़रूरत का बोलता हूँ। आपके पास कॉम्बिनेशन है, जितना पैसा है इससे आप क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास फैक्टर एक्स है, फैक्टर वाई, ठीक है, आपको दोनों चाहिए, या फैक्टर एक्स भी चाहिए फैक्टर वाई भी चाहिए, दोनों को यूज करके आपको प्रोडक्शन बनाना है जो आपको चाहिए। लेकिन सर आप सारा अमाउंट को इक्वल लेवल में बिल्ड नहीं कर सकते। ए बी सी डी ई, आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है, बट विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप फैक्टर एक्स यूज करते हो, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये इनपुट आउटपुट पे बात करेगा। ठीक है, ये दोनों इनपुट है, फैक्टर एक्स भी इनपुट है, फैक्टर वाई भी इनपुट है। एक्स एंड वाई दोनों इनपुट देंगे और शायद बदले में हमें कुछ जेड मिलेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई या एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट एक्स भी देना है वाई भी देना है और बदले में कुछ बनाना है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, बुलेट ट्रेन भी चाहिए और सेमी बुलेट भी चाहिए, लेकिन पैसा का एक लिमिटेशन है सर, गवर्नमेंट के पास फंड का एक
लिमिटेशन है। तो अगर हम लोग 12 सेमी बुलेट ट्रेन लेंगे ना, सेमी बुलेट ट्रेन मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस, अगर भारत को वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना है, 12 वंदे भारत चाहिए, तो भारत सरकार शायद एक ही बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर कर पाए, क्योंकि फांड तो वही है। लेकिन भारत चाहता है कि नहीं, हम 2 बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं। तो अगर बुलेट ट्रेन 2 करना है तो आपको क्या करना होगा सर? वंदे भारत को थोड़ा कम करना होगा। यस और नो? प्लीज टेल मी। अगर आपको बुलेट ट्रेन इंक्रीज करना है सर, आपका बजट लिमिटेड है सर, बजट लिमिटेड है सर, ठीक है? अनलिमिटेड बजट नहीं होता। वैसे दुर्गा पूजा का बजट आप लोगों का अनलिमिटेड है क्या? इस बार पूजा में क्या बोला घर से? जितना मर्जी खर्चा करो। हेलो, कितना बजट मिला है? कोई बता सकते हैं? कौन शेयर करेगा इस बार पूजा में कितना खर्चे का परमिशन मिला है? पॉकेट मनी कितना मिल रहा है सर? एनीवन? किसका साहस है शेयर करने के लिए? अरे बताओ ना, कोई थोड़ी ना छीनने जाएगा आपसे। कौन बताएगा सर? कोई नहीं बताएगा, झूठी बोल दो सर। एनीवन? इस बार दुर्गा पूजा में कितना बजट अलॉट किया आपको घूमने के लिए, कपड़ा के लिए? टेल मी। देखो सब एकदम छुपा रुस्तम है, सब छुपा रहे, कोई नहीं बताएगा। अरे कोई तो बताओ। अच्छा इतना बता दो, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? हाँ सर सुनो जी। लिमिटेड। लिमिटेड सर, थैंक यू। चलो एक सच्चाई हुआ कि लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी बजट लिमिटेड है सर, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो अगर आप एक बुलेट ट्रेन एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 4 सेमी बुलेट कम करना पड़ेगा, मतलब वंदे भारत को कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन में। सिमिलरली आप अगर 3 बुलेट चाहते हो तो आपको सेमी बुलेट 5 करना पड़ेगा। अगर आप 4 बुलेट चाहते हो तो सेमी बुलेट 3 बनाना पड़ेगा। अगर आप 5 बुलेट ट्रेन चाहते हो तो सेमी बुलेट आप 2 ही मैन्युफैक्चर कर पाओगे। तो ये जो इधर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ, मतलब इसको रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं, या एमआरटीएस। एमआरटीएस का एमआर मतलब दिस इज बेसिकली कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस, ठीक है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस, ठीक है? मतलब कि प्रोडक्शंस पे कितना सब्सटीट्यूट हो रहा है सर, ठीक है? एमआरटीएस सब्सटीट्यूशंस के लिए एस, एंड मार्जिनल, मार्जिनल मतलब कितना चेंजेस हो सकता है, ठीक है? कितना चेंजेस आप कर सकते हो। तो वही जो गैप आपका चेंजेस हुआ है। देखो सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, आपने जितना यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, इधर आपने 4 पॉइंट में सेक्रीफाइस किया, 4 3 2 1, और इसी तरह से आपका यहाँ पर प्रोडक्शन भी बनता है, इसी तरह से आपका प्रोडक्शन भी बनता है। मतलब अगर फैक्टर एक्स का इनपुट को अगर इंक्रीज करना है तो वाई को कम करना होगा, अगर वाई को इंक्रीज करना है तो एक्स को कम करना होगा। अगर वाई इंक्रीज होगा तो एक्स कम हो जाएगा, अगर वाई एक्स इंक्रीज होगा तो वाई कम हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन ए कंस्ट्रेंड मोड। कंस्ट्रेंट मतलब बाधा रहता है, आपके पास एक लिमिटेशन है, ठीक है? ठीक जैसे आपका लिमिटेशन है दुर्गा पूजा बजट में, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी लिमिटेशन होता है बुलेट ट्रेन में, सेमी बुलेट ट्रेन में। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करो ना सर, क्या जाता है? आइसोकॉन एक, इसको ग्राफिकल प्लॉट करोगे तो देखो क्या बनता है, एक कार निकल के आएगा। इधर मैं फैक्टर एक्स देता हूँ सर, फैक्टर एक्स इक्विवेलेंट टू व्हाट? फैक्टर एक्स इक्विवेलेंट टू, एज पर आवर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने बुलेट ट्रेन और सेमी बुलेट का एग्जांपल लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? तो फैक्टर एक्स इक्वल्स टू बुलेट, बुलेट ट्रेन, और 0 1 2 4 6 8 10 12, ठीक है? ये आपका वंदे भारत सेमी बुलेट, वंदे भारत सेमी बुलेट, ठीक है? बुलेट एंड सेमी बुलेट। वंदे भारत क्यों है, क्या है? सेमी बुलेट ट्रेन का नाम है सर। सो अब ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना पड़ता है सर? सेकंड,
तो जस्ट प्लॉट इट हियर। जब आप 12 वंदे भारत बनाते हो तब आपके पास मौका क्या है? जब आप 12 वंदे भारत बनाते हो तो एक ही बुलेट ट्रेन बना सकते हो। जब इसको थोड़ा सा आप कम करके, जैसे कॉम्बिनेशन हम लोगों ने चूज किया था, जस्ट उसी को यूज करना है सर। ठीक है, 12 से आपको अगर इसको कम करना है, सो इफ यू मेड 8 वंदे भारत, तब जाके आप 2 बुलेट ट्रेन बना सकते हो। अगर आप 12 8 अगर आप 3 बुलेट चाहते हो तो इसको आपको 5 या 6 करना पड़ेगा, तब जाके आप 3 बुलेट ट्रेन ले पाओगे। अगर आप इसको 4 बुलेट ट्रेन सेमी बुलेट बनाते हो तो सॉरी 4 नहीं, 8 5 8 8 के बाद 5 5 के बाद 3, अगर आप 3 बुलेट ट्रेन बनाते हो तो तब जाके आप सेमी बुलेट बनाते हो तो तब जाके आप 4 बना सकते हो। और इसी तरह से जब आप इसको 2 कर देते हो तो बदले में आपको 5 बुलेट ट्रेन का मौका मिलेगा। और जब आप इसको एक रेखा से जोड़ते हो, जब आप इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको एक रेखा मिलता है, एंड दिस पर्टिकुलर रेखा या फिर ग्राफ इज नोन एज क्या बना? दिस इज नोन एज आइसो क्वांट। क्या बना सर? आइसो क्वांट। So what is isoquant? It's a very famous questions in CSES, CMA as well as in BCom. ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन सर, आइसोक्वांट। ओके, समझ में आ गया सर सबको? ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, प्लॉट किया। ड्राइंग समझ में आया था सबको? शुभजीत, राजन्ना, विदिशा? सर বুঝতে পেরেছি। ठीक है, तो दिस इज सिंपल आइसोक्वांट कर्व। इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है। इक्वल प्रोडक्ट मतलब, इक्वल का मतलब एक इक्विलिब्रियम, मतलब एक समानता मेंटेन करना है आपको, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना है एज पर योर बजट। ठीक है, ओवरऑल बजट चेंज नहीं होगा ना। आपके पास अगर भारत सरकार के पास अगर 2000 करोड़ है तो 2000 करोड़ से ही उसको एक बुलेट ट्रेन और 12 सेमी बुलेट बनाना पड़ेगा। 2000 करोड़ से ही उसको 2 बुलेट या 8 सेमी बुलेट बनाना पड़ेगा। 2000 करोड़ से ही उनको 3 बुलेट एंड 5 सेमी बुलेट बनाना पड़ेगा। 2000 करोड़ से ही 4 बुलेट एंड 3 सेमी बुलेट एंड 5 बुलेट और 2 सेमी बुलेट बनाना पड़ेगा। So whatever be the situations, it's like if you have 2000 rupees only, करोड़ नहीं रुपीज है, only 2000 rupees and you have to buy, अगर आप 2 जीन्स लेना चाहते हैं इसी से लेना पड़ेगा विथ 1 टी शर्ट। अगर आप एक जीन्स एक टी शर्ट लेना चाहते हो तो 2000 में ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक ही टी शर्ट 2000 का लेना चाहते हो तो एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो वट एवर बी योर नीड एंड वट एवर बी योर डिमांड, ठीक है, आपको अपने बजट में ही अंदर रह के ही लेना पड़ेगा सर। एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व या फिर आइसोक्वांट। ठीक है, सो आइसोक्वांट क्या बोलता है आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आइसोकॉस्ट। नाउ व्हाट इज आइसोकॉस्ट? ठीक है, आइसोक्वांट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, मैं ऑलरेडी समझा दिया। आइसोक्वांट्स आर नेगेटिव स्लोप, मैं ऑलरेडी ड्राइंग करके दिखा दिया। नेगेटिव स्लोप है ना सर, नेगेटिव स्लोप का मतलब डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट टू राइट। कुछ ग्राफ ऐसा भी होता है जो इस तरह का जाता है। जब ग्राफ का फ्लो ऐसा होता है उसको अपवर्ड बोलते हैं, जब ग्राफ का फ्लो ऐसा होता है तो उसको डाउनवर्ड कहते हैं। डिमांड कर्व जैसे होता है इसका भी वैसा ही हुआ, बट डिमांड कर्व का रीजन अलग होता है, इसका रीजन अलग होता है। ठीक है, डिमांड कर्व का रीजन अलग है, आइसोक्वांट का रीजन अलग है, सेम मत समझ लेना। ठीक है, हो सकता है देखने में बहुत सारा ग्राफ कर्व एक जैसा हो सकता है, बट कौन कितना एक जैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि किस रीजन से ऐसा देखने में हुआ। ठीक है, कोई कर्व देखने में ऐसा होता है, कोई कर्व देखने में ऐसा होता है, कोई कर्व देखने में ऐसा होता है। अरे भाई वो क्यों देखने में ऐसा है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड दैट इज नॉट नन अदर देन इट्स जस्ट लाइक अ डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, इसी को जब हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन में या फिर डिजिटली शो करते हैं तो वही चीज़ कितना सारा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके देता है ना। जब आप कोई स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन देखते हो तो आपके सामने यही सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आता है ना सर। तो एज ए चार्टर्ड एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको जब कंपनी में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है ना तो ग्राफिकली आपको कंपनी में सबको समझाना पड़ता है कि भाई हुआ क्या है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। So if you have knowledge then only you can explain them in a simple way, but if you don't have a knowledge then you can't represent
इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लेटफॉर्म्स इन सिंपल वे। ठीक है, तो एज ए सेक्रेटरी ये भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जो भी कंपनी का डिसीजन है ये सबको समझाए। ठीक है, isoquants are properties similar to indifference curve. Isoquants are negatively sloped convex to the origin. सर कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है? जो बेसिकली अपने ओरिजिन की तरफ थोड़ा सा ऐसा होके रहता है। ये ओरिजिन है ना, दिस इज ओरिजिन, और ये जो देखने में ना इट्स लाइक दिस। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव जो होता है ना ऐसा होता है। पीपीसी कर्व बोल के कर्व होता है सर, ये कॉनकेव होता है। ये मैंने बेसिक्स के अंदर पढ़ाता हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कॉनकेव होता है, याद रखिएगा। बट ये जो होता है ना, जो ओरिजिन की तरफ जिसका जो बेसिकली जिसका मतलब जो ओरिजिन की तरफ इसका ये वाला पार्ट जो रहता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टाइप एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव टाइप। ठीक है, याद रखिए ये सब चीजें जरूरी होता है कि कौन सा कर्व देखने में कैसा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको अभी बोल रहा था ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को इंक्रीज करना है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है। एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, आइसो कॉस्ट एंड इक्वल कॉस्ट लाइन, अब ये क्या होता है? आइसो कॉस्ट एंड इक्वल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज बजट लाइन। आपका एक बजट होता है सर, जैसे गवर्नमेंट का एक बजट है। से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का 2000 करोड़ का बजट हो सकता है, गवर्नमेंट का 3000 करोड़ का बजट हो सकता है, गवर्नमेंट का 4000 करोड़ का बजट हो सकता है। ठीक, जैसे दुर्गा पूजा में आपका 2000 रुपीज का बजट हो सकता है, 5000 का बजट हो सकता है, 10,000 का बजट हो सकता है, या 20,000 का बजट हो सकता है, वट एवर विद योर फैमिली इनकम, एंड दैट कैन बी योर बजट इन दिस करेंट फेस्टिव टाइम। नाउ चाहे गवर्नमेंट हो या आपका फैमिली, आइसो कॉस्ट तो सबके लिए है। सर क्या बात करते हैं, आइसो कॉस्ट सबके लिए? अरे देखो ना, बजट सबका होता है यार। हाँ, बजट सबका होता है। सो आइसो कॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन एज बजट लाइन एंड द बजट कंस्ट्रेंट लाइन। बजट कंस्ट्रेंट मतलब बजट में बाधा, बाधा मतलब लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट मतलब limitations, shows the various alternative combinations of two factors which the firm can buy with a given outlay। आपके पास दो तीन फैक्टर रहेगा, आपको उसी में से यूज करना पड़ेगा। सपोज ए फार्म हैज 1000 टू स्पेंड ऑन टू फैक्टर्स। सपोज एक बिजनेस के पास 1000 टका है जिसमें वो दो इनपुट में खर्चा कर सकता है। ठीक है, एक्स एंड वाई। If the price of X is 10 and Y is rupees 20, the firm can spend its outlay on X and Y in various ways. It can spend the entire amount on X. ये कर सकता है कि वो सारा का सारा अमाउंट X पे खर्चा कर दिया, Y पे खर्चा किया ही नहीं। And thus by 100 units of X, अगर 10 टका X पे खर्चा करेगा तो 1000 टका है ना उसके पास, तो 100 इंटू 10 करने से 1000 खत्म, लेकिन ये 100 इंटू 10 1000 पूरा X पे चला जाएगा। या फिर वो ऐसा कर सकता है, ठीक जैसे बुलेट और सेमी बुलेट पे गवर्नमेंट नहीं है, या फिर ऐसा कर सकता है कि वाई पे खर्चा कर सकता है, वाई यूनिट पे, और उस पर 50 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद सकता है ना, जिसमें वो 0x लेगा। तो 50 यूनिट्स मतलब 50 इंटू 20 करके, तो पूरा वाई पे खर्चा कर सकता है। या फिर मिक्स्ड ऑफ कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है, मिक्स्ड ऑफ कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है। अब मिक्स्ड ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करके उसको जिस पे सबसे बेनिफिट होगा वो वही करेगा। आप एक टी शर्ट लेके बेनिफिट फील कर सकते हो, आप एक टी शर्ट के साथ दो जीन्स लेके बेनिफिट फील कर सकते हो, आप एक जीन्स के साथ दो टी शर्ट लेके बेनिफिट फील कर सकते हो। दैट इज डिपेंड ऑन योर नीड, डिपेंड ऑन योर कॉम्बिनेशन, डिपेंड ऑन योर डिमांड। ठीक है, जैसे करेंटली गवर्नमेंट का जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट देश की जरूरत के हिसाब से सोच रहा है। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, व्हाट इज द गवर्नमेंट का नीड क्या है। जैसे देखो करेंटली मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के गलत डिसीजन मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को, सर मेरा भी एक दुर्गा पूजा कमेटी है, मतलब मेरे फैमिली उसको चलाता है, बट आई एम अगेंस्ट इट। मैं आपको ओपनली बताता हूँ। कल मैं बैंक में गया था पापा के साथ, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है ना, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल हर एक पूजा कमेटी को 60,000 करके चंद मतलब दे रहा है सर। क्या लगता है आप लोगों को, ये सही दे रहा है सर? ये 60,000 करके ईच एंड एवरी दुर्गा पूजा पंडल को, और बड़े बड़े पंडल को तो और है, उसको तो छोड़ो ही, तो अलग ही चीज है। 60,000 करके हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को देने में क्या जस्टिफिकेशन है? जस्ट टेल मी।
Do you really feel any justification in this 60,000 to every Durga Puja pandal? सर प्लीज बताओ सर, इकोनॉमिकली सोचो, जरूरी है ये? इमोशनली मत सोचो। क्या सरकार को, दुर्गा पूजा कमेटी को, अरे सर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नेता नहीं, आप बोल सकते हो, कोई नहीं, ना कोई मारने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, टेल मी सर, ईच एंड एवरी दुर्गा पूजा कमेटी को 60,000 करके गवर्नमेंट चंदा दे रहा है, क्या ये देना सही है सरकार का? पश्चिम बंगाल सरकार दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? पब्लिक का टैक्स का पैसा है। बोलो सर, बोलो। ये सर बोलो ना, ऐसे ही बोलो ना कि सर ये इकोनॉमिकली कितना सही लग रहा है आप लोग को, कोई तो बताओ। अरे सर ये डर वाला बात नहीं है, हम लोग तो ऐसे इकोनॉमिक डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सिचुएशन। अच्छा ठीक है, मत बोलो, छोड़ो सर। आपको मैं सिंपल समझाता हूँ। देखो गवर्नमेंट अपने बजट से कैसे बाहर जा रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का करंट सिचुएशन ऐसा है कि ईच एंड एवरी बंगाली पे, ईच एंड एवरी बंगाली मतलब बंगाली स्पीकर नहीं, जो भी बंगाल का पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है, जो कोई भी सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल है सर, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर बंगाली बोल रहा हूँ। जो पश्चिम बंगाल का लोग है, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो जो भी भाषा का हो, फर्क नहीं पड़ता, हर एक बंगाली पे 7 लाख का लोन है सर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मार्केट में ईच एंड एवरी, मतलब 10 करोड़ पॉपुलेशन है करेंटली, 10 करोड़ पॉपुलेशन पे 7 लाख, हिसाब लगा लो कितना का लोन है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ईच एंड एवरी दुर्गा पूजा कमेटी को, ऐसे सबसे ज्यादा लोन पंजाब गवर्नमेंट का है, सेकंड में दुर्गा पूजा, मतलब वेस्ट बंगाल चल रहा है सर। जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर एजुकेशन में प्रॉपर लोग नहीं है, सही जगह पे सही टीचर नहीं है। करप्शन को साइड करता हूं मैं, बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर मनी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बजट जितना है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का बजट होता है सर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है, और उस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। जैसे ये भी जो 60,000 टू ईच दुर्गा पूजा कमेटी, 60,000 रुपीज टू ईच दुर्गा पूजा कमेटी, सर सिर्फ मेरे पाड़ा में, मैं जिस पाड़ा से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ यहीं पर एक 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर रेडियस का एक छोटा सा स्मॉल टाउन, प्रॉपर टाउन भी नहीं है, इट्स लाइक अ गोंजो, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग टाउन, इट्स हार्डली 10,000 पॉपुलेशन, सिर्फ इसी के अंदर 5 पूजा होता है, 5 दुर्गा पूजा, मतलब 3 लाख टका तो सिर्फ 3 किलोमीटर रेडियस में खर्चा कर रहा है सरकार, वो भी 4 दिन के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल में कितना दुर्गा पूजा पंडाल होगा रजिस्टर्ड, हर किसी को 3,60,000 करके जा रहा है। यू रियली फील ये 60,000 सर पूजा करने के लिए ना चांदा का जरूरत नहीं होता है, पूजा करने के लिए बस भक्ति होना चाहिए और आस पड़ोस के लोगों के अंदर प्रेम प्रीति होना चाहिए, ठीक है, और भगवान पे या ईश्वर पे या जो भी आपका आराध्य है उन पे एक एक डेडिकेशन होना चाहिए। यू नीड रियल, डू यू रियली थिंक for practicing puja, for practicing spiritualities, for practicing these things, for practicing happiness, ठीक है, ये हैप्पीनेस ही तो है, इसके लिए आपको चांदा चाहिए 60,000 का सरकार से? ये सरकार का एक तरह का स्कीम है लोगों को भड़काने के लिए, और एक्चुअली ये अंदर से खोखला करता है इकोनॉमी को, प्रोडक्टिव कुछ नहीं है इसमें, 60,000 में कुछ नहीं होता। लोग अपने चंदा देके, जो लोग पूजा करते हैं ना, अपना चंदा से पूजा कर सकता है, और इतना दिन तो होते आ रहे सर, ऐसा तो कभी नहीं मैंने सुना। और क्यों देगा? सबका अपना अपना पूजा है, सब करेगा अपने हिसाब से। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एक तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन में फेलियर है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे डेवलपमेंट करने में फेलियर है, हेल्थ स्कीम डेवलपमेंट में फेलियर है, ऐसे हालत में अब ऐसा बेकार का खर्चा, फिजूल का खर्चा तो कम करे। ये बोलते हैं ना अयाशी है सर, नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है, ये बजट का मिसयूज है, टोटल मिसयूज। मैं तो अब घर पे भी सबसे झगड़ा कर रहा हूँ कि आप लोग ना ये सब चीज से ना दूर रहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर, सब भीड़ का हिस्सा है,
भीड़ से अलग होके कोई सोचना नहीं चाहता। डिफरेंट पार्ट, बट इकोनॉमिकली सोचिए, कॉन्शियस पीपल बनिए सर। ये सरकार हमारे साथ क्या खेल खेलता है आप देखिए सर। ऐसा खेल के पार्ट ना ही बने तो अच्छा है, जितना कम बनेंगे उतना अच्छा, ठीक है? नहीं तो सब खेल खेल में ना खेल हो जाता है। हाँ, और सब सारा चीज से कॉस्ट, मतलब हाई कोर्ट का केस बन के रह जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट लेवल में ये किस तरह का मिसमैनेजमेंट चलता है, जिसका असर ओवरऑल पूरा इकोनॉमी को पड़ता है सर। कि आपके पास पैसा तो है, ऐसा नहीं कि देश गरीब है, देश गरीब नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टेट गरीब है, स्टेट गरीब नहीं है। पैसा है, बट मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ मनी, गलत चीजों पे पैसा का खर्चा होता है सर, गलत चीजों। हमारे आपके सबके आंखों के सामने होता है, जान के होता है, अनजान में होता है। हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ बोलते नहीं है। एक्चुअली कर हम ही लोग सकते हैं। अगर हम ही लोग चिट्ठी लिख के बता दें कि भाई हमें नहीं चाहिए, मत दो, कुछ सही तरह का खर्चा करो, गांव गांव में जरूरत का चीजें कंप्लीट करो, जहाँ जो चाहिए स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल चाहिए हॉस्पिटल्स बनाओ, प्रॉपर डॉक्टर दो, प्रॉपर टीचर रिक्रूट करो, कंपनी बिल्ड करो, बिजनेस डेवलपमेंट करो। हाँ, विलेज साइड हो, स्मॉल टाउन्स हो, इकोनॉमी डेवलपमेंट करो, लोगों को उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाओ, जरूरत का चीज दो, उस पर खर्चा करो। कुछ लोगों को नौकरी दो, जो जरूरत है, जो सच में नीड है। इस तरह से खर्चा नहीं होना चाहिए सर। तो आइसो कॉस्ट लाइन एक्चुअली आपको वही बताते हैं कि आप अपने बजट को किस तरह से यूज करते हैं। आपको बार बार बोला सर, स्टार्टिंग से बोला कि इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ फैमिली, स्टेट, कंट्री, कंपनी, कहाँ से कहाँ चीज आप कनेक्ट नहीं कर सकते। नाउ लुक एट द आइसो कॉस्ट लाइन। आपके पास 1000 था, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी खर्चा कर सकते हैं। ईच एंड एवरी कॉस्ट लाइन आपको इक्वल कॉस्ट लाइन की तरह काम करेगा, ठीक है? ये देखो, आप चाहो तो पूरा एक्स पे खर्चा कर दो, आप चाहे तो पूरा वाई पे खर्चा कर दो। आप समझ रहे हो ना सर, हर चीज कैसे कनेक्ट करता है, ठीक है? लुक एट सर, देयर इज अ फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई। आपका पूरा कॉम्बिनेशन का कॉस्ट थोड़ा एक्स में जा सकता है, थोड़ा वाई में आ सकता है, तो ये भी एक आइसो कॉस्ट हुआ। थोड़ा सी में जाएगा, थोड़ा डी में आएगा, ये थोड़ा एक आइसो कॉस्ट हुआ। थोड़ा ई में जाएगा, थोड़ा एफ में आएगा, ये भी एक आइसो कॉस्ट हुआ। सो बेसिकली आप डिफरेंट कॉस्ट लाइन में बिलोंग कर सकते हो, बट विच इज बेस्ट कॉस्ट, ये कैसे समझेंगे सर? वेरियस आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स विद डिफरेंट आउटले, मतलब आउटले मीन्स मतलब आउटपुट, ठीक है? Different outlay of iso points which represent the technical conditions of productions for a product, and iso cost line which represents various levels of cost or outlay, मतलब खर्चा जो हो रहा है, outlay मतलब cost, खर्चा, given the prices of two factors can help the farm to optimize its productions। जैसे आपको मैं क्या बोला कि 60,000 करके ईच पंडल को ना देके 60,000 करके कुछ और किया जा सकता है प्रॉपर लेवल में, ठीक है? So it may try to minimize its cost for producing a given level of output, or it may try to maximize the output for a given cost or outlay. Suppose the farm has already decided about the level of output। अगर फार्म को पता है कि वो कितना आउटपुट बनाना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकता है। अब ये ग्राफ आपको बताएगा आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट का कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा कि विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, कि एक बिजनेस को, एक कंट्री को, एक इकोनॉमी को किस लेवल में अपने आप को मैनेज करना चाहिए ताकि वो ऑप्टिमम लेवल में परफॉर्म कर पाए, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईच फैमिली शुड बी हैप्पी फैमिली। 2 दिन का हैप्पीनेस नहीं चाहिए, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस चाहिए। इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ता है इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है सर, इंडिया का ग्रॉस हैप्पीनेस कितना बढ़ता है। और ग्रॉस हैप्पीनेस सिर्फ दुर्गा पूजा के 3 दिन या 4 दिन नहीं है सर, ग्रॉस हैप्पीनेस तो लाइफ लॉन्ग है, ग्रॉस हैप्पीनेस तो एवरी डे है, एवरी एवरी ईयर है सर, ठीक है? तो ये लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि 2 दिन 3 दिन का कॉस्मेटिक्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? प्लीज बात का गौर कीजिएगा, डोंट टेक मी इन अ नेगेटिव वे। मैं किसी सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट दीदी, आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आई एम जस्ट गिव माई रिव्यूज ऑन पॉलिसी मेकिंग। अब ये आप लोग भी एडुकेटेड हो रहे हो सर, आप लोग भी लॉजिकल हो,
आप लोगों का भी अपना दिमाग है, आप लोगों का भी अपना मैच्योरिटी लेवल है, आप इंडिपेंडेंट से सोचिएगा। मैं आपको फोर्सफुली कोई भी चीज समझाना मेरा कोई इरादा नहीं है। whatever I say it's based on the my experience, whatever I say I just express my experience with all of you। बाकी आप लोग अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेना, सही गलत आइडिया करने का मैच्योरिटी आप सबके अंदर है और होना भी चाहिए। तो पढ़ाई का यही एक कॉन्सेप्ट है सर, एजुकेशन लोगों को नॉलेजेबल बनाता है, मतलब इट्स डोंकी नहीं बनाता कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं। आपका इनर एनहांसमेंट होना चाहिए, बस उसी पे थोड़ा ध्यान दो। अब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट का मिलन देखें सर, ठीक है, आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट का मिलन, मिलन मतलब ये लोग एक जगह में एक दूसरे के साथ कैसे टाई अप होता है और किस तरह से बिजनेस लेवल में या इकोनॉमिक परफॉर्म लेवल में आपको हेल्प करता है। देखो सर, आपके पास मैं आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको फैक्टर एक्स फैक्टर वाई, बुलेट ट्रेन सेमी बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हाँ, बाद में थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल यूज़ किया, कोई बात नहीं, समझना ज़रूरी है सर। मैं रैंडमली बोलता हूँ तो जो कुछ भी दिमाग में चलता है या रैंडमली आता है बोलता रहता हूँ। आप अगर बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हो और इधर आप सेमी बुलेट बनाना चाहते हो, दोनों ही देश के लिए ज़रूरी है, बुलेट भी चाहिए सेमी बुलेट भी चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशंस को मिक्स करके कंट्री को प्रेजेंट करो और ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करो जहां पर आपका कॉस्ट सबसे कम है, मतलब आपको उस लेवल का प्रोडक्शन चाहिए, आपको उस लेवल का प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए जहां पर आपका कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये जो अलग अलग लाइन है ना, जैसे L1 दिस इज वन कॉस्ट लाइन, M1 another cost line, N1 another iso cost line, Q1 is another iso cost line, each cost line represent different iso cost level। एंड ये जो ग्राफिकल या कार्विंग जो दिख रहा है ना सर, ये जो कार्व नजर आ रहा है, दिस इज द आइसो क्वांट। इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ प्रॉपरली, सर ध्यान से देखे, आपको नजर आएगा आइसो क्वांट में कुछ पॉइंट लाइन है, ए बी सी डी एंड ई, एंड इसको पी से डिनोट किया गया है, ए बी सी डी ई। सर आइसो क्वांट लाइन मतलब क्वांट मींस प्रोडक्शन लेवल, क्वांटिटी लेवल, तो प्रोडक्शन लाइन किस पॉइंट में सबसे कम जा रहे हैं सर, M1 लाइन का सी पॉइंट, M1 कॉस्ट लाइन का सी पॉइंट मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। और ए बी या डी ई ये भी प्रोडक्शन का ही लाइन है, आइसो क्वांट का लाइन है, बट ये आउट ऑफ बजट जा रहा है सर, आउट ऑफ बजट जा रहा है। सो बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आइसो क्वांट जिस लेवल में आइसो कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट में टच करता है, ठीक है, एज पर दी स्टैटिस्टिक्स गिवन, एक बिजनेस को उस लेवल में अपना प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। मतलब कितना सेमी बुलेट ट्रेन और कितना बुलेट ट्रेन में यूज खर्चा करने से, मतलब प्रोडक्शन करने से कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा और प्रोडक्शन भी ऑप्टिमम होगा, वही चूज करना आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ठीक है सर, अब इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, आप सिंपल देखिए सी पॉइंट, ठीक है, सपोज द फर्म हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, कोई भी प्रोडक्ट का 1000 यूनिट बनाना चाहता है, आइसो क्वांट का नाम है पी। These units can be produced by any factor combinations lying on P. P में अलग अलग factor combinations है, A, B, C, D, E, etc. The cost of producing 1000 units would be minimum at the factor combinations represented by point C, where the iso cost line MM1 is tangent to the given iso quant P. All other points, that is A, B, D, E, the iso cost is more as these points lie on higher iso cost line compared to MM1. Thus, the factor combinations represented by C is the optimum combinations for the producers, and it represents the least cost of producing 1000 units of output. तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सी पॉइंट में चाहे गवर्नमेंट हो या बिजनेस, जिस पॉइंट में आपका जो भी बजटेड लेवल हो, चाहे बुलेट ट्रेन सेमी बुलेट ट्रेन का बात हो, चाहे कोई भी नॉर्मल यूनिट प्रोडक्शन हो, आपको उस लेवल में प्रोडक्शन करना चाहिए सी पॉइंट में,
जिस पॉइंट में आपका आइसो क्वांट लाइन MM1 कॉस्ट लाइन को मिनिमम पॉइंट में टच करके निकलता है। बाकी पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है, ए बी में, डी में, ई में प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉस्टिंग हाई है, ठीक है। तो कॉस्टिंग भी हाई है और प्रोडक्शन लेवल भी उस हिसाब से प्रॉपर नहीं है, आप अपने बजट से बाहर चले जाओगे। तो बेसिकली आइसो क्वांट और आइसो क्वांट एक साथ मैच करके आपको बस एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जिस पॉइंट में मेरा कॉस्टिंग भी कम होगा और प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शंस, उसी पॉइंट में बिजनेस को बेसिकली चलना चाहिए। ये रिकमेंडेशन बिजनेस को मिलता है, ठीक है। यही रिकमेंडेशन आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट एक साथ बिजनेस को मिलता है। बस यही है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब वो दोनों आउटपुट यूज करो जिसमें आपका इनपुट, वो दोनों इनपुट यूज करो जिसमें आपका आउटपुट बेहतरीन और सस्ता इनपुट है। सस्ता में अच्छा कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है, ठीक है। अब आप कोई भी कंपनी चला लो सर, आप एक मैगी कंपनी बिल्ड कर लो, नूडल्स कंपनी बिल्ड कर लो, मोबाइल फोन कंपनी बिल्ड कर लो, आपके पास जो भी गिवन इनपुट होगा, उस गिवन इनपुट से जितना सस्ते में आप अच्छा फोन चीज बना पाओगे, उसी में आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा और उसी में आपके बिजनेस पे सर्वाइवल मोड आएगा। ऐसा नहीं जैसे स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, स्पेशली वेस्ट बंगाल, पंजाब, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों पे पैसा लुटा रहा है सर, वोट बैंक राजनीति चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, आप अब लॉन्ग टर्म कुछ सोचो, लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा ऐसा इनपुट यूज करो ताकि आउटपुट बेहतरीन आए। शॉर्ट टर्म ये सब लोगों को कॉस्मेटिक्स टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इट्स लाइक फेयर एंड लवली, जब लगाओ तो गोरा दिखे, जब धो दो तो ओरिजिनल निकल के आ जाए, ठीक है। फेयर एंड लवली नहीं चाहिए। अगर किसी को सच में ब्यूटीफुल बनना होता है ना, फेयर एंड लवली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फूड हैबिट्स, ठीक है, खाना, ये इंपॉर्टेंट है। मेहनत, मतलब आपको वर्कआउट करना चाहिए। आप कभी देखिएगा कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, उसके बाद ना ग्लो आ जाता है चेहरे पे, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं ना सिर्फ लिपापोती करने से ग्लो नहीं आता सर, मैं सबको बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट सिंपल लाइक इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अगर चेहरे पे निखार लाना है ना, वर्कआउट कीजिए, ठीक है। वर्कआउट करने से आपके चेहरे पे निखार आएगा, आपका आपका फेस में ग्लो आएगा। सबके मेहनती लोग ना हमेशा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लगते हैं, और जो सिर्फ सोचते कि नहीं मेहनत नहीं करना है और लिपापोती करके अच्छा दिखना है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है सर, ठीक है। चाहे वो देश हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, हर किसी के केस में ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिपापोती वाला डेवलपमेंट गवर्नमेंट चाहता है ना, दिस इज कॉल्ड कॉस्मेटिक्स डेवलपमेंट। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वी नीड प्रॉपर डेवलपमेंट जिसमें प्रॉपर बजटेड कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, प्रॉपर आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट का इस्तेमाल किया जाए, लो कॉस्ट में अच्छा एंड बेहतरीन चीज बनाया जाए। अगर मॉडल के बारे में बात करो, आप तमिलनाडु मॉडल यूज करो, आप महाराष्ट्र मॉडल यूज करो, आप केरला मॉडल यूज करो। केरला बनाया है सर, गुजरात कर रहा है, तमिलनाडु करके दिखाया है। तो इट्स नॉट कि अचीवेबल नहीं है, इट्स अचीवेबल। बंगाल पहले भी करके दिखाया था। एक टाइम था, गोपाल कृष्ण गोखले, द ग्रेट फिलोसोफर एंड फ्रीडम फाइटर, रविन्द्रनाथ टैगोर को जैसे लोगों को बताता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आज उल्टा हो गया है, आज ऐसा होता है कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे बंगाल थिंक्स टुमारो हो गया। सर आई एम ए हटकोर, मैं अपने स्टेट को बहुत प्यार करता हूँ, बट बुराई को नहीं, हमें अच्छा ही चाहिए। आप लोग भी उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ, शायद उससे ज़्यादा करते हो। अपने देश को, अपने स्टेट को हर कोई प्यार करता है, करना भी चाहिए। बट बुराई से प्यार का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा सब लेके, अच्छा बुरा लेके ही प्यार होता है, लेकिन अपने बुराई को कम करने के बारे में स्टैंड पॉइंट होना चाहिए और अपने अच्छाई को बेहतर करने के लिए भी मेहनत करना चाहिए। प्रॉपर लेवल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, तो जाके डेवलपमेंट आता है सर। तो ये कोई सिर्फ टॉपिक नहीं था, ये रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक था। अब आप लोग क्या करोगे सर? कुछ नहीं सर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिलेटेड। इसके बाद मैं कॉस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी रहेगा सर, ठीक है। तो दुर्गा पूजा के बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे एंड देन थ्योरी ऑफ मार्केट में जाएंगे, ठीक है। तब जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंप्लीटनेस आएगा। जिन लोगों का इसके बीच में डिमांड सप्लाई मिस है, एक बार मेरे से क्लासेस लेके ना डिमांड सप्लाई कंप्लीट कर लो सर, ठीक है। डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन में मिस है तो अभी कंप्लीट कर लो, फिर बाद में और एक बार रिवाइज कर लेना, और जिन लोगों का हो चुका है वो भी रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं टोटल में टेस्ट लेने वाला हूँ सर, चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट लेवल में टेस्ट लेने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है।
तो नेक्स्ट डिस्कशंस मेरा रहने वाला है सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग क्या होता है, और बाद में जाके जो लोग सीएमए का पढ़ाई करता है, चार्टर्ड का पढ़ाई करता है, उनको कॉस्टिंग का अलग सब्जेक्ट करना पड़ता है, इवन सीएस को भी, ठीक है। तो तब आपको और पता चलेगा कि कॉस्ट का डिटेल्स यूज तो कॉस्टिंग में करोगे, बट थ्योरी ऑफ कॉस्ट में इकोनॉमिक यूज तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये देखो प्रोडक्शन के बाद ही कॉस्ट आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएमए क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाके कॉस्टिंग को ही तो मैनेज करता है। बुलेट ट्रेन कितने में चलेगा, बुलेट ट्रेन का टिकट का फेयर क्या होगा, रेल लाइन बनाने का खर्चा कितना है, बुलेट ट्रेन का बॉगी का क्या खर्चा आ जाएगा, मतलब जो उसका बॉगी होता है ना, बॉगी को बनाने का क्या खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ट्रेन का रूट बनाने से बेहतर होगा, उसका कॉस्टिंग कैसे मैनेज करेंगे, इकोनॉमिक्स लेवल में इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। और एक इंटरेस्टिंग एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं सर। सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट क्लास में और एंजॉय करोगे। तब तक के लिए घर पे नोट्स अगर नहीं है तो मुझसे एक बार मांग लो, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। और दुर्गा पूजा के बाद डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे नहीं प्रोडक्शन पे, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन पे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ अलॉन्ग विद बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जिनका मिसिंग है मेरे से क्लास लेके एक बार अभी देख लो सर, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है, गुड नाइट, স্যার नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ बोलो सर। স্যার আমারও টেস্ট। হ্যাঁ সবারই টেস্ট হবে, কেন কি হবে, টেস্ট দিলে কি হয়ে যাবে, যতটা প্রিপারেশন আছে অতটাতে দিবি, কি অসুবিধাটা আছে, डोंट वरी सर, टेस्ट देने से कोई दिक्कत नहीं होता, उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे ठीक है, जो लोग अभी अभी स्टार्ट किया है उनके लिए भी मुझे पता है ना कौन क्या कर सकता है नहीं कर सकता, इट्स ओके, ठीक है। ठीक স্যার है सर, चलो हाँ बोलो सर। স্যার বলছি কালকে সকালে 8টায় হবে যদি টেস্টটা দিই। লয়ের টেস্টটা ঠিক আছে, আমি কোশ্চেন পাঠিয়ে দিচ্ছি, সকালবেলা দিয়ে দেখ, আমাকে একবার মনে করো আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে। ओके सर, चलो फिर बाय। গুড নাইট স্যার। ओके सर।